हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सलाह देता हूं कि वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से देख लीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको दोबारा कोई वीडियो या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस टॉपिक से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाया है। यहाँ पर हमने एक पात्र लिया है और पात्र में हमने शुद्ध जल लिया है। यहाँ पे जल के अणुओं को हमने ब्राउन डॉट से आपको दिखाया है। इस पात्र को हमने बंद कर दिया और बंद करके इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। तो आप जानते हैं कि जल वाष्पशील पदार्थ है, तो क्या हुआ, जल की कुछ मात्रा वाष्पित हुई और वाष्प यहाँ पर ऊपर एकत्र हो गया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वाष्प को दिखा दिया। इस वाष्प की कुछ मात्रा का संघनन भी होगा जो वापस जल बन जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब ये जल और इसकी वाष्प एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और इस समय जो दाब होगा, यानी साम्य अवस्था के बाद जो दाब होगा वाष्प का द्रव सतह पर, इसको हम कहेंगे इस द्रव का या जल का वाष्प दाब। और इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे पी नॉट सॉल्वेंट। P मीन्स वाष्प दाब और नॉट हमने लगाया है शुद्ध अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, और सॉल्वेंट यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आगे जब हम विलयन बनाएंगे तो ये जल हमारे सॉल्वेंट का काम करेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक पात्र लिया। इस पात्र में हमने इस जल को लेकर इसमें ग्लूकोज मिलाकर विलयन तैयार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जल है अब वो सॉल्वेंट बन गया। बात क्लियर है। और इसको भी हम बंद करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो विलयन का भी वाष्पन होगा और वाष्प यहाँ पर ऊपर एकत्र हो जाएगी। वाष्प का संघनन भी होगा और एक ऐसा समय आएगा कि विलयन और इसकी वाष्प एक दूसरे के साथ साम्य में आ जाएंगे। और इस समय जो इस वाष्प का दाब होगा विलयन सतह पर, यह कहलाएगा विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम सिंबल में लिखेंगे पी सोल्यूशन। पी मीन्स वाष्प दाब, सोल्यूशन मीन्स विलयन का। बात क्लियर है। अब यदि थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर जो वाष्प है, यहाँ पे सारे अणु मैंने ब्राउन कलर के दिखाए हैं, जबकि ग्लूकोज के अणुओं को हमने यहाँ पे ब्लू डॉट से दिखाया है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का तो वाष्प बना ही नहीं है। तो ऐसा होता भी है, आप जानते हैं ग्लूकोज अवाष्पशील पदार्थ है। तो यहाँ पर जो वाष्प बना है ये केवल जल का वाष्प है, इसमें ग्लूकोज का वाष्प नहीं, अनुपस्थित। बात क्लियर। अब दूसरी चीज यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखेंगे वाष्प की मात्रा कम है, और यहाँ पे जो शुद्ध जल लिए हैं यहाँ पे वाष्प की मात्रा अधिक है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ के सतह पर आप शुद्ध जल के सतह पर जितने भी अणु देखेंगे सब जल के अणु हैं और सभी वाष्पशील अणु हैं। तो क्योंकि सतह पे वाष्पशील अणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर वाष्पन की दर अधिक है। और यहाँ यदि विलयन के सतह पर आप देखें तो जल के अणु के साथ साथ सतह पे कुछ ग्लूकोज के भी अणु हैं। यानी देखें हम तो जल के अणुओं की संख्या यानी वाष्पशील अणुओं की संख्या विलयन के सतह पर कम है, तो विलयन में वाष्पन की दर कम है, इसलिए यहाँ पर वाष्प की मात्रा भी कम है। उम्मीद है बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब जब यहाँ पे वाष्प की मात्रा ही कम है तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो जो जल का वाष्प दाब पहले अधिक था, विलयन बनने के बाद इसका वाष्प दाब विलयन में इसका वाष्प दाब कम हो गया। यानी कि इसको यदि हम शब्दों में लिखें तो हम कहेंगे जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाकर विलयन बनाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में कमी कहते हैं। अगर वाष्प दाब के अवनमन को आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे। यदि इसको सिंबल वाइज लिखें तो हम वाष्प दाब के अवनमन को लिखेंगे डेल्टा पी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लिखेंगे पी नॉट सॉल्वेंट, और विलयन का वाष्प दाब पी सोल्यूशन। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। आप सोच के देख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि मान लो कि वाष्प दाब में कमी आई और इस कमी या अवनमन के मान को आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि शुद्ध विलायक जिसका वाष्प दाब अधिक था उसमें से विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे जिसका वाष्प दाब कम था। तो आपको पता चल जाएगा कि वाष्प दाब में कितने की कमी या कितने का अवनमन हुआ है, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा पी कहेंगे। तो इस समीकरण का यूज हमको आगे भी करना है, इसलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि इस विलयन पर हम राउल्ट का नियम अप्लाई करें तो राउल्ट के नियम से हम लिख सकते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलेय के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और विलेय के आंशिक वाष्प दाब को हम लिखते हैं पी नॉट सॉल्यूट इंटू एक्स सॉल्यूट, और ऐसे ही विलायक के आंशिक वाष्प दाब को हम लिखेंगे पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। यहाँ पे पी सोल्यूशन क्या है? तो विलयन का वाष्प दाब।
पी नॉट सोल्यूट यहाँ पे क्या है, शुद्ध अवस्था में, देखो नॉट लगा है, शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब, और एक्स सोल्यूट है विलयन में विलेय का मोल अंश। और इसी प्रकार पी नॉट सॉल्वेंट, देखो यहाँ पे नॉट लगा है, यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और एक्स सॉल्वेंट यानी कि विलयन में विलायक का मोल अंश। ये समीकरण आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि राउल्ट का नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यदि इस विलयन पे हम बात करें तो यहाँ पे विलयन में दो अवयव हैं, एक तो जल और दूसरा ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो विलेय है वो ग्लूकोज है और जो विलायक है वो जल है। आप जानते हैं ग्लूकोज अवाष्पशील है, तो क्योंकि विलेय अवाष्पशील है, तो जब विलेय अवाष्पशील है तो इसका वाष्पन ही नहीं होगा, वाष्पन ही नहीं होगा तो इसका वाष्प दाब 0 होगा, यानी कि जो पी नॉट सोल्यूट है ये 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम 0 रख दें तो हमको मिलेगा पी सोल्यूशन इक्वल टू, देखो पी नॉट सोल्यूट को हमने 0 रख दिया, बाकी सभी पद ऐसे ही हैं। अब इस 0 का जब हम एक्स सोल्यूट में गुणा करेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। एकदम आसान है। अब समीकरण 1 पे हम चलते हैं। समीकरण 1 आपको याद होगा, समीकरण 1 हमारा था डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन। अब यहाँ पे पी सोल्यूशन के स्थान पर हम इस मान को रख देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। अब यहाँ दोनों पदों में पी नॉट सॉल्वेंट है, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट, और ब्रैकेट में यहाँ से बच जाएगा 1 और माइनस यहाँ से बच जाएगा एक्स सॉल्वेंट। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे जो पी नॉट सॉल्वेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। अब 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट जो होता है एक्स सोल्यूट के बराबर होता है, तो हमको समीकरण मिल जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे जो डेल्टा पी अपन पी नॉट सॉल्वेंट है यही कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, और पी नॉट सॉल्वेंट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का ये इक्वेशन बना जिसको आपको ध्यान रखना है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन, यही आपका समीकरण 1 था। तो यहाँ पे डेल्टा पी के स्थान पे हम इस मान को रख दें तो हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम लिख पाएंगे पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपान पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स सोल्यूट, यानी विलेय का मोल अंश। एक्स सोल्यूट का अर्थ क्या है, विलयन में विलेय का मोल अंश। अब थोड़ा और इसको चेंज करते हैं हम, तो आप जानते हैं एक्स सोल्यूट यानी कि मोल अंश का फार्मूला होता है, यदि विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या यानी एन सोल्यूट अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। अब यदि हमारा बनाया गया विलयन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो हम क्या कहेंगे कि जो एन सोल्यूट का मान है ये बहुत कम है एन सॉल्वेंट से। तो जब इस बहुत कम मान को एन सॉल्वेंट में जोड़ेंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो इस एन सोल्यूट के मान को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई इसमें हम इस एन सोल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स सोल्यूट इक्वल टू एन सोल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान एन सॉल्वेंट। यहाँ पर एन सोल्यूट और एन सॉल्वेंट लगभग एन सॉल्वेंट के बराबर ही आया, यानी विलायक के मोलों की संख्या के बराबर आया। अब यदि इस मान को हम यहाँ पर इस समीकरण में रख लें तो हम लिख पाएंगे पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपान पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एन सोल्यूट अपान एन सॉल्वेंट। अब विलेय के मोलों की संख्या के लिए आप लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान, और विलायक के मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ से इन दोनों के मान को इस समीकरण में रखें तो हमको मिल जाएगा ये समीकरण, जहाँ पे एन सोल्यूट की जगह पे हमने रख दिया डब्ल्यू सोल्यूट अपान एम सोल्यूट, और एम सॉल्वेंट के स्थान पे डब्ल्यू सॉल्वेंट अपान एम सॉल्वेंट। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, बीच का बीच में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये समीकरण प्राप्त होगा, और ये समीकरण बहुत ही यूजफुल है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे जो पी नॉट सॉल्वेंट है ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, पी सोल्यूशन विलयन का वाष्प दाब है, डब्ल्यू सोल्यूट है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और एम सॉल्वेंट है विलायक का मोलर द्रव्यमान, एम सोल्यूट है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और डब्ल्यू सॉल्वेंट जो है ये है विलायक का द्रव्यमान ग्राम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।